this is your third lecture of the chapter The Fundamental Unit of Life, Cell. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में I told you about various cell organelles और उसमें मैंने आपको बताया था regarding endoplasmic reticulum. That what are the two types of endoplasmic reticulum, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है and the function they are concerned with, कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है. तो आज मैं आपको कलेक्टिवली जो इसके फंक्शंस हैं आर के और SER के वो मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बताया था कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, क्या उनका मेन फंक्शन होता है, किस चीज़ का वो सिक्रीशंस करते हैं. Now we will look at the other functions of the endoplasmic reticulum. So, as I told you in the last class, जो endoplasmic reticulum होता है, it is of two types, RER and SER. Okay? So, rough endoplasmic reticulum is concerned with the transport of proteins which are synthesized by ribosomes on their surface. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होती हैं. और ये जो राइबोसोम्स होती हैं दे आर कंसर्न विद द सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स. जो राइबोसोम्स होती हैं वो क्या सिंथेसाइज करती हैं, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती हैं. तो जो रफ RER होता है वो क्या करता है, इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेल्स. तो रफ RER जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को. अब वो जो प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होंगे या तो वो प्रोटीन्स या तो आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट होते हैं या फिर दे आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड द सेल. तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है सेल्स को चाहिए होते हैं. सेल में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर खुद भी. ठीक है, तो कुछ प्रोटीन्स तो क्या होते हैं वहां यूटिलाइज हो जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो क्या होता है हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. तो दे आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल. जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं, इसके बाद म्यूकस होता है विच इज रिलीज्ड इन आवर स्टमक. तो बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, सिक्रीटरी प्रोटीन्स हम इन्हें बोलते हैं. ठीक है, जो कि कौन रिलीज करता है, रफ ER रिलीज करता है एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल. ठीक है, तो और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स होता कैसे है ये मैं अभी आपको बताऊंगी जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स यू कैन से दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल फंक्शन. तो एज आई टोल्ड यू कि जो सेल होता है उसके अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल. ये हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का. तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके लिए जो सेल है उसे भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की क्या होती है ज़रूरत पड़ती है. तो जो SER होता है इट हेल्प्स एक लाइन रिपीट कर दो बस, मैं टाइम स्टैम्प 453 450. तो जो SER होता है इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स. मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था क्या सिक्रीट करता है, क्या सिंथेसाइज करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट सिंथेसाइजेस फैट्स और लिपिड्स. और ये जो फैट्स और लिपिड्स होते हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल्स. अब क्या होता है जैसे कि मैंने आपको बताया जो RER होता है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और जो SER होता है वो क्या सिंथेसाइज करता है, लिपिड्स. अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं इनका एक फंक्शन होता है कि ये मिलके क्या करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको बिल्ड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. So the proteins which are synthesized, the proteins and lipids which are synthesized by RER and SER respectively, they are utilized for building the cell membrane. जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको ये बिल्ड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. और ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. कि यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो रही है, इट इज फॉर्मिंग. जेनेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी नई चीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना.
और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये वैसा एक प्रोसेस है जो कि बॉडी में हो रहा है, खुद हो रहा है. इट इज रिलेटेड टू लाइफ, इट इज रिलेटेड टू बायो. तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स सिंथेसाइज करते हैं RER और SER, दे आर सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शन है जो SER और RER क्या करते हैं, प्ले करते हैं. इसके अलावा अब एक और चीज़ होती है, जो सेल्स होते हैं स्मूथ ER के जो फंक्शन है वो एक और है कि इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल्स. जैसे कि कहाँ पे इट हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन, इट इन द लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी क्या होते हैं, दे हैव अ बैकबोन. ठीक है, तो इन द लिवर सेल्स, जो लिवर सेल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स के, जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है वो लिवर सेल्स में होता है. ठीक है, किसका डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं. अब क्या होता है, हम वी टेक इन फूड. ठीक है, हम वाटर लेते हैं, वी ब्रीद इन एयर. तो बहुत सारे एयर में क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं. बहुत सारे फूड में क्या होते हैं, ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं. वाटर में कुछ ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, दे कैन बी टॉक्सिक फॉर अस. तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन में जो स्मूथ ER होता है वो हेल्प करता है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जो स्मूथ ER होता है वो कुछ ऐसे एंजाइम्स क्या करता है, सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं ये क्या हो जाती हैं, कैटालाइज हो जाती हैं. तो ये जो पार्ट है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ कि हाउ द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन टेक्स प्लेस. या वैसे ये जो पार्ट है या आपका 11th में, आप हायर क्लासेस में जब आप अगर बायो लेते हैं तो आप वहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो मैं अभी आपको इसका बेसिक सा बता देती हूँ, ओवरव्यू की डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली होता क्या है. तो जो स्मूथ ER होता है, इट रिलीजेस सम टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट कैटालाइज रिएक्शंस. कुछ ऐसी रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं कि जैसे कि जो लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती हैं दे आर लिपिड सॉल्यूबल. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें. तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को क्या कर जाती हैं, they can cross our cell membranes, and these type of drugs are known as lipid soluble drugs. कि वो हमारी जो भी मेम्ब्रेनस सिस्टम है बॉडी का, जो भी हमारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है उससे इजीली क्या हो सकती हैं, पास हो सकती हैं. ठीक है, तो जो ऐसे एंजाइम्स ऐसे रिलीज होते हैं स्मूथ ER से, जो ये लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में, ताकि वो हमारी बॉडी से क्या हो, आसानी से एलिमिनेट हो सके. ओके, सो जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं स्मूथ ER से वो कुछ ऐसी कैटालाइज करते हैं, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं कि ये जो जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जाते हैं, जो भी ऐसी सब्सटेंसेस हो जाती हैं वो किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो हमारी जो बॉडी है उससे इजीली क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए. सो वी कैन बेसिकली से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट मेटाबोलाइजेस वेरियस टॉक्सिक ड्रग्स. ओके, इंसेक्टिसाइड्स. अब इंसेक्टिसाइड्स हमारे फूड में आ जाते हैं. आपने 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा है क्रॉप प्रोडक्शन, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि जो क्रॉप्स होती हैं उन पे हमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं डालने हैं, जैसे कि DDT होता है. हमें ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स क्यों नहीं डालने, बिकॉज दे विल मेक अ वे इन आवर बॉडीज. क्योंकि हम फूड लेंगे, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं दे एंटर इनटू द फूड सब्सटेंसेस. जब हम फूड खाएंगे तो इनडायरेक्टली वो इंसेक्टिसाइड्स का जो कुछ पोर्शन है वो हमारी बॉडी में चला जाएगा. तो इस तरह से, और जो पॉल्यूटेंट्स हैं, और भी जो और पॉल्यूटेंट्स हैं, वी टेक इन वाटर, तो वाटर में भी कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हो सकते हैं. तो ये जितनी भी जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी में जा सकती हैं थ्रू एयर और वाटर और फूड, उन सब की डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है, जो स्मूथ ER होता है हमें हेल्प करता है. और ये डिटॉक्सिफिकेशन होता कहाँ है, इट टेक्स प्लेस इन द लिवर सेल्स. So this is how the endoplasmic reticulum functions. अब जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है प्रोटीन्स के, अब ये कैसे करता है आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. तो अब मैंने आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं चैप्टर की. अब जो और ऑर्गेनिल्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल इज गोल्गी apparatus.
सो गोल्गी अपैरेटस जो है सेल ऑर्गेनल, दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। तो उन्होंने कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस करी थी जिससे उन्हें पता लगा था कि देयर इज गोल्गी अपैरेटस इन आवर सेल व्हिच हेल्प्स इन वेरियस वेज। ओके, so it was discovered by Camillo Golgi and that's why Golgi apparatus जो है उसका नाम जो है ऑर्गेनेल का, ये उनके नाम पे रखा है, साइंटिस्ट के नाम पे, that is Golgi, Camillo Golgi। so अब जो Golgi apparatus है उसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर कैसा होता है Golgi apparatus का, so it consists of a system of membrane bound vesicles that are arranged parallel to each other in stacks called cisterns। तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसका मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स उसमें होते हैं बहुत सारे, दैट आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न्स। तो मैं आपको शो करती हूँ कि गोल्गी अपैरेटस का कैसे स्ट्रक्चर होता है। सो एज यू कैन सी हियर इन द स्लाइड, जो गोल्गी अपैरेटस है इसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कैसे अरेंज्ड हैं, एक पैरेलल फैशन में अरेंज्ड हैं, पैरेलल वे में अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ, और इसको हम क्या बोलते हैं, हम सिस्टर्न्स बोलते हैं इनको। और ये जो यहाँ पे फोल्ड्स हैं, ये जो मेम्ब्रेन में फोल्ड्स आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्न। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सिस्टर्न्स होते हैं दैट आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल फैशन इन स्टैक्स। सो दिस इज हाउ अ गोल्गी अपैरेटस लुक्स लाइक। ठीक है, तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसके दो फेस होते हैं, एक होता है उसका सिस फेस और एक होता है उसका ट्रांस फेस। तो ये तो बहुत ही, मैं आपको 11th क्लास में सिस फेस, ट्रांस फेस, जब आप सेल जो चैप्टर है, जो 9th का बायोलॉजी है, वो 11th के बायोलॉजी से बहुत ही उसमें सिमिलर चैप्टर्स हैं। तो 11th में भी सेल चैप्टर है बायो का, ठीक है, उसमें जब आप अगर 11th में बायो लेते हैं तो उसमें आप और डिटेल में पढ़ेंगे रिगार्डिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स, और जो माइन्यूट डिटेल्स हैं सारी ऑर्गेनल्स के, आप उसके बारे में पढ़ोगे। तो अभी जो थोड़ा बहुत जो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो इसका ये वाला फेस होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसका एक क्लोज नेटवर्क होता है विद द गोल्गी अपैरेटस। वो मैं बताऊंगी आपको क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्रोटीन्स को। तो जो गोल्गी अपैरेटस है, जो सरफेस इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है, जो साइड उसकी फेस करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, उसको हम क्या बोल देते हैं, इसका सिस फेस, और जो इसकी अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, इसका ट्रांस फेस। ठीक है, तो अभी ये मैं बताऊंगी आपको ये क्या है, इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, एंड यू कैन सी हियर द सिक्रीटरी वेसिकल, ये क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है गोल्गी अपैरेटस का। लेट्स गेट बैक टू द स्लाइड। तो द मटेरियल विच इज सिंथेसाइज्ड नियर द ईआर, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तो जो मटेरियल सिंथेसाइज करता है ईआर, वो गोल्गी अपैरेटस में क्या होता है, इट इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। अब क्या होता है, जो ईआर होता है वो बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स बनाता है, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स बनाता है। तो कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर यूटिलाइज्ड इनसाइड द सेल। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि यूटिलाइज हो जाती हैं सेल के अंदर ही, सेल्यूलर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और बहुत सारी सब्सटेंसेस क्या होती हैं, सेल के बाहर जाती हैं। और ये जो सारी सब्सटेंसेस होते हैं दे आर पैक्ड एंड दे आर डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। तो जो भी सब्सटेंसेस ईआर सिंथेसाइज करता है, ये सब्सटेंसेस पैक होके कहाँ पे जाती हैं, किसके पास जाती हैं, गोल्गी अपैरेटस के पास जाती हैं। और ये गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, इट्स फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या करेगा, ये जैसे कुछ प्रोटीन्स इसने रिसीव किए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये उन प्रोटीन्स को क्या कर रहा है, कुछ प्रोटीन्स को ये क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है, कुछ प्रोटीन्स को ये क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिंपल प्रोटीन है, कोई एक सिंपल शुगर है फॉर एग्जांपल, उसको एक कॉम्प्लेक्स शुगर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उस चीज को। और इसके अलावा क्या करता है, जो भी सब्सटेंसेस होती है फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, उनको ये क्या करता है, पैकेजिंग करता है। किसमें पैकेजिंग करता है, वेसिकल्स में उनको पैक कर देता है। तो बेसिकली जो गोल्गी अपैरेटस है, इट एक्ट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस। हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से रिलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई लेटर है, वो हम डाल के आए, अब जो पोस्ट ऑफिस है उसने उस लेटर को क्या करा, पैक करा,
और फिर उसको एक डिलीवरी एड्रेस पे क्या करा, पहुंचा दिया। तो सिमिलरली जो गोल्गी अपैरेटस है, इट एक्ट्स लाइक अ पोस्ट ऑफिस। जो भी सब्सटेंसेस होती हैं उनको ये क्या करता है, स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और पैक करता है उन सब्सटेंसेस को। और वो जो सब्सटेंसेस होती हैं इसके बाद वो चली जाती हैं, या तो दे आर यूटिलाइज्ड इनसाइड द सेल और दे आर डिस्पैच्ड टू वेरियस प्लेसेस आउटसाइड द सेल्स। जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, जो गोल्गी अपैरेटस है ये फंक्शन करता है इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे, मेरे पास इसके डायग्राम्स हैं। और अगर हमने आपको एक पूरा वो भेजा था, इसका स्लाइड्स भेजी थी, और ठीक है एक स्मार्ट लेक्चर भेजा था सर ने आपको सेल चैप्टर का। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा, क्योंकि उसमें पूरा अच्छे से एनिमेशन से बताया है कि हाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपैरेटस वर्क क्लोजली विद ईच अदर। तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, ठीक है, तो आप उसे जरूर देखना। उससे आपको ये जो चीज मैं बोल रही हूँ ये और क्लियर हो जाएगी जब आप उस लेक्चर में देखोगे, ठीक है, कि कैसे ये वर्क करते हैं। ओके, सो इसके अलावा जो गोल्गी अपैरेटस है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द लाइसोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सेल ऑर्गेनेल है, अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में और आपको डिटेल में। जो लाइसोसोम्स होती हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में भी क्या होता है, जो गोल्गी अपैरेटस है वो हेल्प करता है लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी। ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे हेल्प करता है, जैसे जैसे हम एक सेल ऑर्गेनेल बढ़ेंगे एक एक करके आगे। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि जो गोल्गी अपैरेटस होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या जो चीजें होती हैं उनको क्या करता है, पैक करने में हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो जो RER होता है ये क्या करता है, प्रोटीन सिक्रीट करता है थ्रू द राइबोसोम्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, जो प्रोटीन्स रिलीज हुए, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज हुए और ये प्रोटीन्स क्या हुए, इस मेम्ब्रेन से डिटैच होकर एक वेजिकल बन गया। ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अपने आप को क्या किस में कन्वर्ट कर लेती हैं, वेजिकल्स में कन्वर्ट कर लेती हैं, एंड दीज वेजिकल्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल बन गया। ट्रांसपोर्ट वेजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ER से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। Now this transport vesicle contains proteins। अब ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल यहाँ जाके क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो अब यहाँ पे यू कैन सी दिस प्रोटीन, यहाँ पे जो ब्लू डॉट्स हैं दिस रिप्रेजेंट्स प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स यहाँ से पास हुए, दे आर मॉडिफाइड इफ नीडेड। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या कर देगा, इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई कर सकता है, कुछ प्रोटीन्स को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब ये प्रोटीन्स यहाँ से पास होते हुए थ्रू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स, These proteins यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सारे प्रोटीन्स आ गए। अब ये जो प्रोटीन्स है अब ये इनको क्या कर देगा, पैक कर देगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था अभी फंक्शन में, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इट डज द पैकेजिंग ऑल्सो। तो अब यहाँ पे प्रोटीन्स क्या हो गए, पैक हो गए, और ये वेजिकल यहाँ से क्या हो गया, डिटैच हो गया फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब हम इसे क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी वेजिकल। यहाँ से क्या था, फिलहाल ये क्या था, ट्रांसपोर्ट वेजिकल जब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में एंटर करने से पहले, और अब ये क्या हो गया, एक सिक्रीटरी वेजिकल। क्योंकि अब ये सिक्रीटरी वेजिकल क्या करेगा, जो भी इसके अंदर प्रोटीन्स है उनको क्या कर देगा, सिक्रीट कर देगा, ईदर आउटसाइड द सेल, या तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिलीज होगा या फिर कैसा रिलीज होगा, इंट्रा सेल्यूलर रिलीज होगा। इंट्रासेल्यूलर मतलब या तो इनसाइड द सेल सब्सटेंसेस रिलीज होंगी या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलरली सब्सटेंसेस क्या होंगी, रिलीज होंगी। जैसे कि इस केस में हम देख रहे हैं सिक्रीटरी वेजिकल सेल मेम्ब्रेन से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, एंड द प्रोटीन्स विल बी एक्सपेल्ड, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, दे वर्क इन क्लोज एसोसिएशन। ये सारा एनिमेशन आप देखना वो स्लाइड्स, ठीक है, जो लेक्चर आपको भेजा है हमने उसमें बहुत अच्छे से शो कर रखा है और आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, कंसेप्ट्स क्लियर आउट हो जाएंगे, तो आपको लर्निंग में क्या होगा, आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। सो दिस इज हाउ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, सो तो जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है दैट इज लाइसोसोम्स, ठीक है। तो जो लाइसोसोम्स होती हैं दे एक्ट एज
वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो जो लाइसोसोम होते हैं, दे आर बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लाइसोसोम्स, एंड दे एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। कि जो भी सेल में वेस्ट प्रोड्यूस होगा, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस होगा सेल में, ये उसको क्या कर लेंगे, उसको यूटिलाइज कर लेगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, तो जो भी वेस्ट सेल में प्रोड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, लाइसोसोम्स में जाएगा। सो दे एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे। सो दे कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। तो जितने भी अब हमारी बॉडी में क्या होता है, रिपेयर होता रहता है हर चीज़ों का, जो चीज़ें वॉर्न आउट हो चुकी हैं वो रिपेयर होती रहती हैं। तो जो लाइसोसोम्स होती हैं तो वो किस में हेल्प करते हैं कि जो भी फॉरेन मटेरियल अगर हमारी बॉडी में आया है तो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको खत्म करने में ये लाइसोसोम्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके अलावा जितने भी वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनका रिपेयर होना है उसको खत्म करने में भी लाइसोसोम्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। कैसे करती हैं ये, हाउ दे डाइजेस्ट ऑल दीज सब्सटेंसेस। तो जो लाइसोसोम्स होती हैं दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। So they contain powerful digestive enzymes, and these enzymes are capable of breaking down all the organic material. तो ये सारा मटेरियल कैसा है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये लाइसोसोम्स क्या करती हैं, इसमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं कि वो एंजाइम्स क्या कर देते हैं, कैटालाइज कर देते हैं, उस चीज को एकदम खत्म कर देते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जो गोल्गी अपैरेटस है वो हेल्प करती है लाइसोजाइम्स की फॉर्मेशन में, उनको हेल्प करती है। तो जो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस होता है, जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, ये जो इसके डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होते हैं, ये मॉडिफाई होते हैं इन द गोल्गी अपैरेटस। मैंने आपको बताया था मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द गोल्गी अपैरेटस। तो जो इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लाइसोजाइम्स में, वो कहाँ से पास होके आते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स से पास होके आते हैं। ठीक है, so this is how the Golgi apparatus helps in the formation of lysosomes also. Okay, अच्छा, और कैसे हेल्प करती है, when the cell gets damaged। तो कभी कभी क्या होता है, अगर सेल को डैमेज हुआ है, कि जो सेल है इट कांट बी रिपेयर्ड, जो सेल है वो डैमेज हो गया है, तो जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट होती हैं सेल के अंदर, वो क्या करती हैं, वो अपने आप को दे ब्रेक ओपन। ठीक है, वो बिल्कुल अपने दे ब्रेक ओपन, वो जो उनके सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल में क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, और एंजाइम्स पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसलिए जो लाइसोसोम्स होती हैं हम उनको और क्या बोलते हैं, दे आर सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। कि जो लाइसोसोम्स हैं वो सेल को किस में हेल्प करती हैं, इन सुसाइड। तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं सेल के। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या बोलते हैं, गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम। कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी गार्बेज प्रोड्यूस कर रहा है सेल, वो सब कौन खत्म करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, लाइसोसोम्स लेंगे। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज सेल्यूलर हाउसकीपर्स। तो ऐसे ऐसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को और भी नाम दिए गए हैं, बट जो बहुत ही फेमस हम बोलते हैं कि दे आर सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। सो दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड, डाइजेस्टिंग द ऑर्गेनल्स एंड डाइजेस्टिंग द सेल्स। अच्छा, अब इसके अलावा और भी फंक्शंस हैं कुछ लाइसोसोम्स के जो मेरे पास हैं यहाँ पे, आई विल टेल यू। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं मैंने आपको अभी बताया था, दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फॉरेन प्रोटीन्स, द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल जाता है, कोई फॉरेन बैक्टीरिया जाता है, तो एक्टिव हो जाते हैं हमारे WBCs, दे फाइट विद दैट फॉरेन मटेरियल। और जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, तो हमारी जो लाइसोसोम्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, WBCs में प्रेजेंट होती हैं, एंड दिस इज हाउ दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फॉरेन प्रोटीन्स, द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। अच्छा, अब जो लाइसोसोम्स होती हैं वो हमारे सारे सेल्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट RBCs। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती। तो आपको फाइंड आउट करना है कि वाई लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन RBCs। ठीक है, ऐसा RBCs का क्या फंक्शन है कि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम्स इन द RBCs। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा लाइसोसोम्स किस में हेल्प करते हैं, ऑटोफेजी। ड्यूरिंग स्टार्वेशन द लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट्स सच एज प्रोटीन्स, फैट्स एंड ग्लाइकोजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड सप्लाई द नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सेल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टार्व कर रहा है कोई पर्सन, देयर इज अ फेज ऑफ स्टार्वेशन, तो क्या होगा, जो लाइसोसोम्स हैं, जो भी
स्टोर्ड फूड कंटेंट होगा सेल्स में जो कि प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो लाइसोसोम्स क्या करेगी, उनको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी फूड को, ठीक है, ताकि जो एनर्जी है वो सप्लाई हो सके, ठीक है। इसके बाद they are also helpful in the metamorphosis of the frog during the transformation of tadpole into frog. The embryonic tissues such as gills and tails they are digested by the lysosomes. तो आपने metamorphosis पढ़ा है क्लास 8 में during the life cycle of a frog कि metamorphosis होता है, tadpole से convert होता है, tadpole से convert होता है frog, ठीक है। तो जो tail होती है it gets reabsorbed, रिजॉल्व हो जाती है टेल, ठीक है, और गिल्स भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो गिल्स और टेल है उसको कौन खत्म करने में हेल्प करेगा, द लाइसोसोम्स विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द टेल एंड द गिल्स, ठीक है, ओके। तो लाइसोसोम्स फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म सेल्स, ठीक है। तो जो स्पर्म सेल्स होते हैं वो दे कैन डाइजेस्ट द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। तो ओवम के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर, तो वो मेम्ब्रेन क्या होती है, वो डाइजेस्ट हो पाती है ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम जो होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स एंड दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम। सो जब वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, इट बिकम्स डाइजेस्टेड, तो स्पर्म जो है इट गेट्स इजिली एंटर्ड इनटू द ओवम टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो दिस इज हाउ द लाइसोसोम्स आर सो यूजफुल एज अ सेल ऑर्गेनेल, और इतने सारे फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम्स के। Okay, so the next cell organelle is mitochondria. So mitochondria, अब ये सारे सेल ऑर्गेनल्स आपने 8th क्लास में भी पढ़े हैं, तो कुछ कुछ चीजें तो आपकी सेम ही हैं। जैसे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इट इज नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं इसे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टू द सेल, जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कहाँ से प्रोवाइड होती है हमें, फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। सो यहाँ पे लिखा भी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज इज रिलीज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो एटीपी है दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल्स में वो किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये एनर्जी स्टोर हो जाती है सेल में। तो जो एटीपी होता है इट इज ऑल्सो नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जब ऑक्सीजन सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, अब आप 10th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे हाउ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है कि हम रेस्पायर करते हैं तो हम O2 यूटिलाइज होता है हमारे सेल्स में, एंड दिस O2 इज यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है सेल्स में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे सेल का क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। जब भी एनर्जी की जरूरत होगी तो ये एटीपी क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं सेल में, ठीक है। कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो एटीपी यूटिलाइज होता है, जहाँ जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सेल में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। जो सेल होता है उसकी खुद की भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोटीन्स फॉर्म होते हैं ईआर में, है ना, फैट्स और लिपिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेल की अपनी एक्टिविटीज हैं, तो उसके लिए भी तो सेल को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, सेल यूटिलाइज करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि हम मैकेनिकल वर्क करते हैं बहुत सारा, ठीक है, हम लोकोमोशन करते हैं, हम मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है हमारी बॉडी में भी तो इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। आवर हार्ट इज बीटिंग, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे भी एटीपी क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करें, सो माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं, अभी मैं आपको शो करूंगी। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, इट इज वेरी पोरस, ठीक है, यानी कि इससे सब्सटेंसेस जो हैं वो इजीली पास थ्रू हो जाती हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इट इज डीपली फोल्डेड, ये बहुत ही डीपली फोल्डेड होती है, ठीक है। अभी मैं आपको शो करती हूँ द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।
सो यू कैन सी इन द स्लाइड हियर, ये आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी हियर, एंड इट इज डीपली फोल्डेड। बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं इस इनर मेम्ब्रेन में, और ये जो फोल्ड्स होते हैं इसे हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टे। ओके, सो दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टे। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं बेसिकली बहुत ही बड़ा एक सरफेस एरिया क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि जो एनर्जी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दे प्रोवाइड अ बिगर सरफेस एरिया फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल. So it is a two membrane bounded, double membrane bounded structure. Okay, so जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है that it is able to make its own proteins as they have their own DNA and ribosomes. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये अपने प्रोटीन्स खुद बना सकता है, ठीक है। इसके पास क्योंकि अपना डीएनए भी है और अपनी राइबोसोम्स भी हैं, तो इसलिए हम इसे और भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके पास अपने खुद के प्रोटीन्स हैं, खुद के राइबोसोम्स हैं, तो इसके क्या होता है, खुद के प्रोटीन्स फॉर्म हो जाते हैं। इन प्रोटीन्स को ये क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, ठीक है। तो इसको हम और भी क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सो दिस इज हाउ द माइटोकॉन्ड्रिया वर्क्स। सो द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज plastids. So जो plastids होती हैं, they are present in the plant cells. Okay, so there are various types of plastids. जैसे कि क्या होती है, chromoplasts होती हैं, they are colored plastids. I will tell you about the function later. Then we have leucoplast. Leucoplast कैसे होती हैं, they are colorless plastids, and there are chloroplasts. So जो plastids होती हैं, chloroplast होती हैं, they contain green pigment known as chlorophyll. और जो ऐसी प्लास्टिड होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ओके, इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होती हैं, दे हेल्प इन स्टोरिंग मटेरियल्स सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, दे स्टोर वेरियस मटेरियल्स, वो उन मटेरियल्स को अलग अलग फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। दे कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दे कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ ऑयल्स और रेजिन्स और गम्स, और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। then plastids contain membrane layers. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें plastids की, ठीक है, तो जो plastids होते हैं, they contain membrane layers embedded in a material called stroma. तो जो प्लास्टिड होते हैं, एक मटेरियल होता है स्ट्रोमा, उसमें क्या होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं विच आर एम्बेडेड इन दिस मटेरियल। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। तो जो प्लास्टिड्स होती हैं, दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, and they have their own DNA and ribosomes also. तो जैसे कि अभी मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया का बताया था, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद के DNA और राइबोसोम्स होते हैं। सिमिलरली जो प्लास्टिड्स होती हैं उनका भी अपने DNA और अपनी राइबोसोम्स होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। सो यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। तो यहाँ पे लेबलिंग है, द स्ट्रक्चर्स आर लेबल्ड, आई विल टेल यू वन बाय वन। दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होती है, इट कंटेन्स द पिगमेंट क्लोरोफिल। तो जो मैंने आपको बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया से क्या करता है, रिजेंबल करता है। कैसे रिजेंबल करता है कि जो प्लास्टिड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। यू कैन सी हियर द टू मेम्ब्रेन्स। तो जो फर्स्ट है यहाँ पे वो इट शोज द इनर मेम्ब्रेन, एज यू कैन सी हियर। लेबलिंग आप देखते रहना नीचे से, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। सो इट इज द इनर मेम्ब्रेन। देन द सेकेंड पॉइंट शोज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एज यू कैन सी हियर, जो थर्ड है वो क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। इसके बीच में क्या है, स्पेस है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच का स्पेस है। देन वी हैव स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, फ्लूइड वाटरी टाइप का मैट्रिक्स होता है, जिसमें ये सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्बेडेड होता है, ठीक है। दिस इज नोन एज द स्ट्रोमा।
जिसमें सारी सब्सटेंसेस लाई कर रही हैं, ठीक है। देन वी हैव द थाइलाकॉइड्स। क्या होती है, जो स्टैक्स आप देख रहे हो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं ना, जैसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम पूरी एक यूनिट को क्या बोल देते हैं, ग्राना। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ग्राना। और इसमें जो ये सिंगल यूनिट है, जो सिंगल डिस्क है, उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोफिल के, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकॉइड्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो दीज आर नॉन एज थाइलाकॉइड्स, ठीक है। देन अभी जो थाइलाकॉइड्स होते हैं, जो ग्रानम स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, कनेक्टेड होते हैं विद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज द लेमेला। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं इन ग्रानास को एक दूसरे से, एंड दीज आर नॉन एज लेमेला, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो प्लास्टिड्स होता है उनका स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब जैसे मैंने आपको बताया था, जो डीएनए होता है, राइबोसोम्स होती है इसकी खुद की, वो ये जो स्ट्रोमा है, ये जो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स है, उसमें क्या होती है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। जैसे डीएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गई प्लास्टिड की, वो सारे इस स्ट्रोमा में क्या करती हैं, लाई करती हैं, ठीक है। तो अब अगर हम फंक्शन की बात करें, तो अगर हम फंक्शन की बात करें, जो क्लोरोप्लास्ट होती हैं, दे कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इट ट्रैप्स द सोलर एनर्जी। जो सन से एनर्जी मिल रही है, जो सोलर एनर्जी मिल रही है, उसे क्या करता है, ट्रैप करता है, और उसको कहाँ यूटिलाइज करता है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इट हेल्प्स इन दैट, ठीक है। क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका कलर भी कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट होती हैं, इट गिव्स कलर्स टू द फ्लावर्स। क्रोमोप्लास्ट बहुत सारे कलर्ड ये वो होती हैं प्लास्टिड्स, और ये फ्लावर्स वगैरह को क्या देती हैं, कलर देती हैं। जो भी अलग कलर्स हैं प्लांट में, वेजिटेबल्स को कलर्स देती हैं, ठीक है। जो फ्लावर्स को कलर देती है, तो फ्लावर्स क्या होते हैं, दे लुक अट्रैक्टिव, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट होती हैं, एज आई टोल्ड यू, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। जो प्लांट है वो पूरा फूड क्या कर लेता है, कुछ फूड तो क्या होता है, यूटिलाइज हो जाता है, और कुछ फूड को प्लांट क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे कि फूड को स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट्स और प्रोटीन्स। तो इस तरह से क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में हेल्प करती हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द प्लास्टिड्स वर्क। Okay, so the next cell organelle are the vacuoles. So it is the last cell organelle, vacuoles. तो जो vacuoles होते हैं, they basically they are storage units. तो ये जो vacuoles होते हैं, they are storage sac like structures, ठीक है, जो कि कैसे फिल्ड हो सकते हैं, बहुत सारे सॉलिड और लिक्विड कंटेंट से क्या हो सकते हैं, फिल हो सकते हैं vacuoles, ठीक है। तो जो वैक्यूल्स होते हैं, दे आर ऑफ स्मॉल साइज। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, और इधर दे आर एब्सेंट, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, द वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज, ठीक है, दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द प्लांट सेल्स। बट जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें क्या वैक्यूल्स कैसे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल साइज। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है, या आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, वाई द साइज ऑफ वैक्यूल इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड आउट दिस, और बताओगे आप लोग, ठीक है। ओके, सो द वैक्यूल्स आर वेरी लार्ज इन प्लांट सेल्स. In plant cells, the vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. तो जो vacuoles होते हैं plant cell में, they are full of cell sap. तो बेसिकली सेल सैप क्या होता है, ये vacuole होता है जो फिल्ड होता है बहुत सारी सब्सटेंसेस से, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन सा होता है, ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है, और इस सॉल्यूशन में बहुत सारी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि शुगर्स हो गई, ठीक है, एमिनो एसिड्स हो गए, और भी प्रोटीन्स हो गए। तो इस सेल सैप होता है बेसिकली, ठीक है। जो वैक्यूल्स होते हैं वो इस वाटरी सब्सटेंस से क्या होते हैं, फिल्ड होते हैं इन प्लांट सेल्स, जिसकी वजह से जो प्लांट सेल है उसे क्या मिलती है, टर्जिडिटी मिलती है और रिजिडिटी मिलती है। टर्जिडिटी मतलब जो सेल है, इट बिकम स्वलन अप, ये हमेशा एक स्वलन स्टेट में रहता है सेल, एक वैसी नॉर्मल स्टेट में रहता है। अब जब सेल स्वलन अप होगा अच्छे से, उसमें वैक्यूल क्या होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा, उसकी वजह से सेल को क्या मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी।
जो सेल है वो अपने आप को फोल्ड नहीं कर पाएगा, इट विल नॉट बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जब सेल टर्जिड होगा तो वो और भी क्या होगा, इट विल बी रिजिड ऑल्सो। तो जो प्लांट सेल्स हैं वो उन्हें क्या चाहिए, रिजिडिटी चाहिए प्लांट सेल्स को, ठीक है। तो जो सेल्स, जो वैक्यूल्स होते हैं, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स, ठीक है। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, जो वैक्यूल्स होते हैं दे स्टोर एमिनो एसिड्स, जैसे कि सेल सैप होता है, ये सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द सेल सैप इटसेल्फ, जो सब्सटेंसेस होती हैं। सो द वैक्यूल्स स्टोर एमिनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो वैक्यूल्स में भी क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। सिमिलरली एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं तो उनमें भी क्या होती है, थोड़ी बहुत सब्सटेंसेस क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। अगर हम अमीबा में बात करें वैक्यूल की, ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो अमीबा क्या बना लेता है, फूड वैक्यूल बनाता है, ठीक है। वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसमें क्या होता है, फूड इंजेस्ट कर लेता है अमीबा, और वो जो फूड है वो डाइजेस्ट भी उसी फूड वैक्यूल में होता है, ठीक है। सो इन अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड और इंजेस्टेड, ओके। So vacuoles play an important role in expelling excess water and some wastes from the cell. तो जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल जो होता है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि रोल है ऑस्मो रेगुलेशन का, ठीक है। तो मैंने आपको जो बहुत ही प्रीवियस लेक्चर्स थे हमारे इस चैप्टर के, मैंने आपको बताया था कि सेल कैसे रिएक्ट करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में या फिर हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है। तो प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, कि बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है प्लांट सेल्स में उसको जो वैक्यूल्स हैं वो रेगुलेट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बाय एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर और टेकिंग इन वाटर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस जो भी अवेलेबल हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स, ठीक है। और एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द प्लांट सेल्स। तो इस तरह से क्या होता है, दे वैक्यूल्स हेल्प इन एज अ सेल ऑर्गेनेल, ओके। देन ओके, सो वैक्यूल्स जो था इट वाज योर लास्ट सेल ऑर्गेनेल। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमने एनिमल सेल देखा, प्लांट सेल के बारे में पढ़ा, अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच वी कैन सी इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स। So here you can see the image of animal cell, okay। तो अब आप यहाँ पे सारे structures देख सकते हो। We have the plasma membrane, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब ये जो सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं इनके सबके आप फंक्शंस देख चुके हो, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, देन वी हैव द rough endoplasmic reticulum, as you can see here, rough endoplasmic reticulum है। साइटोप्लाज्म है, सारे स्ट्रक्चर्स किस में लाई कर रहे हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स में लाई कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म में लाई कर रहे हैं। देन वी हैव द न्यूक्लियस हियर, वी कैन सी द न्यूक्लियर एनवेलप, द न्यूक्लियर पोर्स आल्सो, इट इज नॉट लेबल्ड हियर बट यू कैन सी इन द डायग्राम, न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे। देन वी हैव लाइसोसोम्स हियर, we have ribosomes that are attached on the surface of the RER, then we have mitochondria। ये डायग्राम आपको बनवाया जाएगा स्कूल्स में, ठीक है, आपको बनाने हैं ये सारे डायग्राम्स, ठीक है। वी हैव द सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स हैं ये आप देख सकते हो, ऐसी यूनिट्स होती हैं। सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या करते हैं, सेंट्रोजोम्स फॉर्म करते हैं जो कि सेल डिवीजन के टाइम क्या करती हैं, हेल्पफुल होती हैं वो, ठीक है, सेंट्रोजोम्स होती हैं। You will read it about in detail in class 11 if you take bio, okay। सेंट्रोजोम्स होती हैं सेल डिवीजन के टाइम को हेल्प करती हैं, सेंट्रियोल्स में सेंट्रियोल्स बेसिकली सेंट्रोजोम्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पढ़ना इसके बारे में। सो दिस डायग्राम शोज अ एनिमल सेल, देन वी हैव द प्लांट सेल। सो अगेन यू कैन सी ऑल द स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट सेल। सो वी हैव सेल वॉल, okay, then we have plasma membrane, okay, then we can see the Golgi apparatus here, the nuclear envelope, nucleus, you can see chloroplast here, it is open to show the thylakoids, ठीक है, thylakoids दिख रहे हैं यहाँ पे हमें।
Then we have the rough endoplasmic reticulum, we have lysosomes here, the smooth endoplasmic reticulum, then we have the cytoplasm, we have chloroplast here. Okay, chloroplasts are not present in the animal cell. Ribosomes are present. We have mitochondria. ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स अच्छे से दिख रहे हैं हमें डायग्राम में. इट इज प्रेजेंट इन योर बुक्स ऑल्सो. बुक्स में आप देख लेना डायग्राम्स. ठीक है, ओके. सो तो हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं. अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया एनिमल सेल और प्लांट सेल का. लेट्स लुक एट द डिफरेंस ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. So animal cells are generally small in size while plant cells are larger than animal cells. तो जो animal cells होते हैं वो small होते हैं size में, जबकि जो plant cells होते हैं they are larger. Why? Because जो plant cells होते हैं they have a large central vacuole. As I told you in the last slide, vacuoles present होते हैं plant cells में, जिसकी वजह से जो plant cells का size होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है as compared to animal cells. So structurally अगर हम बात करें, plant cells are bigger than animal cells. So cell wall is absent in animal cells while the plasma membrane of plant cells is surrounded by a rigid cell wall of cellulose. ठीक है, तो प्लांट सेल्स में क्या होती है, सेल एक एडिशनल वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं. वाइल सेल वॉल इज एब्सेंट हियर. एंड मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में वाई. Except the protozoan euglena, no animal cell possesses plastids. ठीक है, तो अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें, अगर एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होती हैं एक्सेप्ट द प्रोटोजोन यूग्लेना. जो यूग्लेना होता है इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उसमें तो प्लास्टिड्स होती ही हैं. ठीक है, बट एनिमल सेल्स में नहीं होती. एक्सेप्शन यहाँ पे है यूग्लेना. ओके, देन vacuoles in animal cells are many and small. तो जो vacuoles होते हैं animal cells में, अगर वो होते हैं वो बहुत ही सारे होते हैं. They are very minute, they are very small. While in plant cells, most mature plant cells have a large central sap vacuole. तो cell sap मैंने आपको बताया था vacuole में present होता है, तो हम इसे central sap vacuole भी बोल देते हैं. So जो mature plant cells होते हैं they have a very large central sap vacuole. Okay, so animal cells have a single highly complex Golgi apparatus. ठीक है, तो जो सेल वॉल्स जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें Golgi apparatus बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही सारे फंक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत ही सारे प्रोटीन्स फॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है. ठीक है, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे हैव सिंपलर यूनिट्स. They have Golgi apparatus, but they have very simple units of Golgi apparatus, and these simple units are known as dictyosomes. ठीक है, तो सिंपली हम ये जो प्लांट सेल्स में होती हैं Golgi apparatus की जो यूनिट्स होती हैं इनको हम क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम्स. ठीक है, इसके बाद जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. ठीक है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है. जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें जो सेंट्रोसोम्स होती हैं दे प्ले अ वाइटल रोल. ठीक है, सो एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, वाइल जो प्लांट सेल्स होते हैं दे लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. ओके, तो जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. दे टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जबकि जो प्लांट सेल्स होते हैं दे लैक सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स. इंस्टेड उनमें कुछ और ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं. ठीक है, ये थोड़ा हायर पार्ट है. ठीक है, तो अभी आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव सेंट्रोसोम, ठीक है, एंड सेंट्रियोल्स, और जो प्लांट सेल्स होते हैं दे लैक इट बिकॉज दे डू नॉट नीड इट. ठीक है, उनमें कुछ और ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिससे सेल डिवीजन होता है. ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल. तो यहाँ पे आपका चैप्टर क्या होता है, फिनिश द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल. अब आपको इसकी असाइनमेंट मिल जाएगी. ठीक है, और उसके बाद आपको असाइनमेंट करनी है, आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है. ठीक है, फॉर साइंस अगर बायो का करना चाह रहे हो एक सेपरेट रजिस्टर तो बायो का बना लेना, नहीं तो एक कलेक्टिवली साइंस का बना लो. ठीक है, उसमें आपको असाइनमेंट क्या करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, और असाइनमेंट अभी आपको नहीं भेजना है एप्लीकेशन पे, वो जब आप आने लगोगे क्लासेस में तो मैं आपका तब असाइनमेंट चेक करूँगी. ठीक है, बट असाइनमेंट करना है क्योंकि अभी रिविजन हो जाएगा आप जब असाइनमेंट करोगे पूरे चैप्टर का.
ठीक है। और अभी जो जितना भी मैंने आपको चैप्टर आज पढ़ाया है, फिनिश कराया है, आपको इसे रीड करना है फ्रॉम योर NCERTs and you have to do the assignment. Okay, so students, take care.